हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास अकादमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है गुणज गुणज और गुणनखंड। आज मेरा दो टॉपिक है, गुणज और गुणनखंड। गुणज कहते किसे हैं? देखिए, गुणज क्या होता है? गुणज मतलब क्या? गुणा। गुणा जिसे गुणा क्या होता है? जैसे यह कहने का मतलब जैसे 3 का गुणा हम क्या कर रहे हैं, 3 एक कम 3 कर रहे हैं, 3 में 1 का गुणा कर रहे हैं 3 हो रहा है, 3 का 2 में कर रहे हैं क्या हो रहा है 6, 3 का 3 में कर रहे हैं क्या हो रहा है 9। तो क्या मैंने देखा, हमने ये देखा कि जब 3 के पहाड़ा या 3 का जो हम लोग पहाड़ा जो हम कह रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9। तो इसे क्या कहते हैं हम? जैसे 3 के सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी 3 के गुणज कहलाएंगे। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, गुणज की परिभाषा में लिख रहा हूँ, पहले क्या होता है गुणज की परिभाषा सुन लीजिए पहले। किसी भी संख्या का गुणज, किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या से जो संख्या होती है, जैसे 3, जैसे हम 3 बोला, किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या से पूर्णतः क्या होती है, पूरी विभक्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा क्या, गुणज। किसी भी संख्या का गुणज क्या होगा? किसी भी संख्या का गुणज, संख्या का गुणज उस दी गई संख्या से क्या होगा? उस दी गई संख्या से पूरा दी गई संख्या से विभक्त हो जाता है। विभक्त हो जाता है अर्थात देखिए यहाँ पे विभक्त हो जाता है। किसी भी संख्या का गुणज उस दी गई संख्या से क्या होगा? विभक्त हो जाएगा। जैसे मैंने 3 का उदाहरण लिया था। जैसे 3 का गुणज क्या कहा? 3 का गुणज 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, 12, या उसके गुणा के रूप में जहाँ तक जाएगा वो उसका गुणज कहलाएगा। देखिए, 3 का सबसे बड़ा गुणज आप पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? छोटा तो पता हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम क्या होगा, वो 3 एकम 3। लेकिन जो सबसे बड़ा गुणज होगा वो हम पता नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे अंतिम पद जो होता है वो अंतिम पद हमें अज्ञात होता है, क्योंकि अंतिम पद को हम क्या कहते हैं? अनंत। तो सबसे बड़ा पद जो होगा वो हम क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन छोटा पद तो क्लियर हो गया। छोटा पद क्या होगा? 3 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? 3 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणज वो संख्या स्वयं भी हो सकती है, और या तो उसकी गुणज गुणा के रूप में भी हो सकती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, गुणज को कहते क्या हैं? गुणज को हम अपवर्त कहते हैं। यानी जो परिभाषा गुणज की होगी वही अपवर्त की भी होगी। कन्फ्यूजन ये होता है कि अपवर्त और जब गुणज और गुणनखंड तो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपवर्त और अपवर्तक हो जाता है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अपवर्तक क्या होगा, अपवर्त क्या होगा। ये हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम किसे कहें अपवर्त और किसे कहें अपवर्तक। देखिए, अपवर्त जो होता है हम गुणज को ही अपवर्त कहते हैं, और इसकी अंग्रेजी क्या होती है? मल्टीपल। ये क्या अंग्रेजी होगी? यहाँ पर लिखे हुए हैं हम, मल्टीपल इसकी अंग्रेजी होती है। इंग्लिश में इसे मल्टीपल कहते हैं। देखिए, मल्टीपल फिर से हम बोलेंगे क्या होगा? किसी भी संख्या का मल्टीपल क्या होगा? किसी भी संख्या का मल्टीपल उस संख्या की, वो संख्या स्वयं हो सकती है। जैसे 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 का मल्टीपल 3 होगा, 3 का मल्टीपल 6 होगा, 3 का मल्टीपल 9 होगा। यानी वो जो संख्या होगी, किसी भी संख्या का मल्टीपल जो होगा उस दी गई संख्या से क्या होगा? पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए, एक और प्रश्न बनता है, पेपर में एक प्रश्न आता है आपके सामने, सार्वगुणज। ये वर्ड क्या होता है? सार्वगुणज किसे कहेंगे हम? देखिए, सार्वगुणज की पहले हम इंग्लिश लिख देते हैं यहाँ पे। हो सकता है हिंदी से आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन जब इंग्लिश देखें तो हो सकता है आपको क्लियर हो जाए कि इसे कहते किसे हैं। सार्वगुणज को कहते क्या हैं? कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक, सार्वगुणज को क्या कहेंगे हम? कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा? क्या किसी से एक सिंगल कोई नंबर है तो क्या उसका कॉमन मल्टीपल निकल जाएगा? नहीं। कॉमन मल्टीपल के लिए आपको 2 नंबर कम से कम चाहिए ही। इस 2 संख्याओं का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 2 से अधिक संख्याओं का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तब हम कहेंगे कि जिसे देखिए 3
और 4, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 का गुणज और 4 का ऐसा गुणज जो दोनों से कट जाए उसे कहते हैं क्या? कॉमन मल्टीपल। देखिए दोनों से कटने वाली संख्या क्या होगी? जैसे मैं एक छोटा संख्या ले रहा हूं, क्या? 12। तो 3 से क्या हो गया? 12 भी कट जा रहा है। और 4 से क्या हो रहा है? 4 से भी 12 कट जा रहा है। 3 चौके 12, 4 तियां 12। देखिए यानी ये जो 12 होगा, 12 क्या होगा? इन दोनों संख्याओं से विभक्त हो जाएगा। यानी 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल 12, 24, 36। यानी देखिए मिनिमम जो होगा एक होता है, देखिए एक होता है कॉमन मल्टीपल में 12, 24, 36 सभी आ जा रहे हैं। लेकिन पेपर में एक और क्वेश्चन आता है, आप लोग देखे होंगे एलसीएम, एचसीएफ, वो सब इसी से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को अंग्रेजी में कहते हैं लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम पहले गुणज बता रहे हैं आपको, तो पहले गुणज को क्लियर करेंगे। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लिस्ट में अभी हमने लिखा है आपके सामने एलसीएम। जैसे यहाँ पर क्या हमने बोला? कॉमन मल्टीपल 3 और 4 का 12, 24, 36 ऐसे होते हैं। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए देखिए ये लिस्ट मतलब क्या है? सबसे छोटा। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। लोवेस्ट क्या हो गया? सबसे छोटा सार्व गुणज। सबसे छोटा सार्व गुणज। जैसे 3 और 4 दो संख्याएं मैंने लिया था, आप कुछ भी संख्याएं ले सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए 3 और 4 ले रहा हूँ। 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 12, 24, 36। लेकिन इन सब में जो सबसे छोटा होगा उसे कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके लिए मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा आपको एलसीएम और एचसीएफ के लिए। यहाँ पर बस आप ये जानते रहिए कि जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो भी किसका प्रश्न होता है? वो सब गुणज और गुणनखंड से ही संबंधित प्रश्न होते हैं। यहाँ पर फिर से मैं कह रहा हूँ कि 3 और 4 का ये जो कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 12, 24, 36। तो ये जो कहा जाएगा इसे सार्व गुणज कहेंगे। लेकिन अब ये एलसीएम अगर कह दें तो उसे क्या कहेंगे? सबसे छोटा सार्व गुणज। जो एलसीएम मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको ये गुणज। अगला मेरा टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड का किसे कहते हैं? देखिए गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है? देखिए गुणनखंड को हम फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। फैक्टर क्या होता है? किसी भी संख्या का फैक्टर या गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या करती है? विभक्त कर देती है। ये क्या करेगा? विभक्त करेगा। यानी जैसे हमने देखे यहाँ प्रश्न देखा, मैंने लिया 12। हम यहाँ पर उदाहरण पर ले रहे हैं, उदाहरण के बाद आपको परिभाषा भी लिख देंगे, आप परिभाषा समझ लीजिएगा। देखिए 12 क्या है? एक संख्या है। 12 किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कभी कट रहा है। यानी ये सभी संख्याएं जो होंगी वो क्या कहलाएंगी? इस 12 का गुणनखंड कहलाएगा। यानी क्या हो गया? किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभक्त कर देता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या करता है? विभक्त कर देता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसी भी संख्या का, देखिए हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, हो सकता है दिखाई ना दे आपको। किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभक्त कर देती है। देखिए दिखाई न दे रहा हो इसलिए हमने नहीं लिखा यहाँ पे। दी गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या करती है? विभक्त कर देती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो फिर से हम देखिए क्लियर कर दें आपको। जैसे 12 है, 12 किससे कट रहा है? 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। यानी ये 12 इन सभी संख्याओं से क्या होता है? विभक्त हो जा रहा है। यानी इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? जिससे 12 कट जा रहा है या विभक्त हो जा रहा है
उसको उसका 12 का गुणनखंड कहा जाएगा। देखिए गुणनखंड को हम अपवर्तक भी कहते हैं। गुणनखंड क्या क्या कहते हैं हम? अपवर्तक कहते हैं। हमने लिखा भी है आपको कि कन्फ्यूजन न रहे। गुणनखंड को हम अपवर्तक कहते हैं। देखिए अपवर्तक क्या होता है, फिर से हम वही बोलेंगे। अपवर्तक किसी भी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देती है। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आवेगा कमेंट सेक्शन में आप जा करके कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा हम दोबारा क्लास लेंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। हम आपका पूरा जो भी कन्फ्यूजन होगा उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको पेपर में मैंने बोला कि अपवर्त और अपवर्तक से जुड़े प्रश्न आते हैं। देखिए यहाँ पर अपवर्तक और अपवर्त दोनों को मैंने क्लियर किया। अपवर्तक को गुणज कहते हैं और अपवर्तक को गुणनखंड कहते हैं। इंग्लिश में अपवर्त को मल्टीपल और गुणनखंड को क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से गुणज को सार्वगुणज मैंने बताया आपको, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है? सार्व गुणनखंड होता है। सार्व के गुणनखंड के लिए आपको 2 संख्याएं मिनिमम होनी आवश्यक है। जैसे आपके सामने मैंने लिखा है 12 और 16, ये 12 और 16 लिखा है। जैसे 12 और 16 का सार्व गुणनखंड क्या होगा? सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जो दिए गए संख्याओं को, जो दिए गए संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं, उन संख्याओं को दोनों को, जैसे 2 हो 3 हो, जो जितनी भी हो, उन सबको क्या कर दे? विभक्त कर दे। जैसे यहाँ पर आपके सामने हम लिख रहे हैं, जैसे 4 एक संख्या है। 4 जो होता है वो 12 को भी विभक्त करता है और 4 जो होता है वो 16 को भी विभक्त करता है। 4 किसको काट रहा है? 12 को भी और 16 को भी। जैसे मैंने लिखा 2 जो है वो 12 को भी विभक्त करता है और 2 जो है वो 16 को भी विभक्त करता है। देखिए 2 और 4 दोनों क्या होंगी? दोनों जो होंगी इसके सार्व गुणनखंड कहलाएंगी। देखिए एक इसमें आगे हम चलते हैं। देखिए आप लोग पेपर में HCF, जैसे मैंने LCM बताया वैसे ही HCF होता है। HCF का मान होता है क्या? HCF कैसे किसे कहते हैं? देखिए HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का इसके लिए अलग क्लास बनाई जाएगी, वीडियो बनाया जाएगा इसके लिए। कोई यहाँ पर केवल मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। HCF होता क्या है? HCF भी इसी गुणनखंड से संबंधित होता है। जैसे HCF मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या? कॉमन फैक्टर जो यही सार्वगुणज को हम क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर कहते हैं। सार्वगुणज को क्या कहेंगे? कॉमन। सार्व गुणनखंड को हम क्या कहेंगे? कॉमन फैक्टर कहेंगे। देखिए HCF यानी हाईएस्ट, यानी सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर निकलेगा दोनों को जो सबसे बड़ी संख्या विभक्त करेगी उसे हम क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो कई हो सकता है, 2 3 4 जितना भी हो, लेकिन उनमें से एक ऐसा होगा जो सबसे बड़ी संख्या होगी, उसे हम क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद है कि पूरा ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो आपको मैथ में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आगे भी हम अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। थैंक यू।